हेलो एवरीवन। सो मेंस की जो सीरीज़ है हमारी, उसमें ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। इसमें वी आर गोइंग टू सी द थिंग्स जो आपको मेंस के एग्जाम में अच्छा स्कोर करने में हेल्प कर सकती है। दिस इज़ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। और जो चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं अपने मेंस एग्जाम में, सबसे पहले देखेंगे कि इंट्रो और कंक्लूजन की इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्यों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और किस तरीके से लिखे जा सकते हैं। आंसर स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में देखेंगे। हाउ टू रिवाइज सो दैट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो अपने आप ही आपकी हो जाए। अगर आप 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भी ये चीज़ आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। मैंने भी काफ़ी ये अप्लाई करी थी और काफ़ी इसने मुझे हेल्प किया। डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या होती है, इसको कैसे समझें एंड देन राइट समथिंग, ये हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, जो इंट्रो और कंक्लूजन होता है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं आपको एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से इसको बताऊं तो इसको कहते हैं प्राइमसी इफेक्ट एंड रीसेंसी इफेक्ट। मतलब प्राइमरी जो स्टार्टिंग में जो चीज़ें मेंशन करी जाती हैं और जो एंड में चीज़ें मेंशन करी जाती हैं वो लंबे समय तक आपको याद रहती हैं, और ये चीज़ आपके जो एग्जामिनर है, जो कॉपी चेकर है, उसके ऊपर भी अप्लाई होती है। जो भी आप आंसर लिखेंगे, मान लीजिए आपने इंट्रो लिखा, फिर उसके अंदर वेरियस पॉइंट्स लिखे और उसके बाद जो आपने कंक्लूजन लिखा, तो ये जो इंट्रो वाला पार्ट है दैट इज प्राइमसी, जो शुरू में आता है, और जो एंड में आपका कंक्लूजन आता है, ये चीज़ें उसको अच्छे से याद रहने वाली। हो सकता है बॉडी वाले स्ट्रक्चर में से वो चीज़ें कोई भूल भी जाए, लेकिन जो इंट्रोडक्शन होता है और जो कंक्लूजन होता है उसको भूलने के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रहते हैं। जैसे कि साइकोलॉजी ने भी वेरियस एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया कि जो रिटेंशन होती है ओपनिंग स्टेटमेंट की और जो क्लोजिंग स्टेटमेंट होती है उसकी काफ़ी ज़्यादा होती है। चलिए इसको एक एक्सपेरिमेंटर के थ्रू समझते हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं आपको ये वेरियस चीज़ों के नाम लेके बताऊंगा और फिर आपको इसके बारे में कुछ पूछूंगा। तो सबसे पहले है कैंडल, मेपल, सबवे, पॉइजन, टाइगर, सीलिंग, लॉयर, ओशन, पेपर, गार्बेज, थंडर, सोफा, माउंटेन, डॉलर, वैगन, डोरबेल। तो ये कुछ चीजें हैं। अब आप मुझे बताइए कि आपको कितनी चीजें उसमें से याद है, सोचिए। चलिए देखिए, ज्यादातर लोगों को जो कैंडल है और जो डोरबेल है वो याद रहेगी। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को बीच वाली चीजें में भी, या बीच में से भी एक या दो चीजें याद रही हो, या हो सकता है ज्यादा भी रही हो, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि कैंडल तो बहुत ज्यादा लोगों को याद रही होगी और जो लास्ट में डोरबेल है ये भी बहुत ज्यादा लोगों को याद रही होगी। ऐसे एक्सपेरिमेंट बार बार किए जा चुके हैं साइकोलॉजी के अंदर, और ये पाया गया कि शुरुआत की चीजें और एंड की चीजें अच्छे से जहन में बैठ जाती हैं, वो अच्छे से आपको याद रहती हैं। और यही चीज आपके आंसर के ऊपर भी डिपेंड करती है कि जो आपका आंसर का इंट्रो होता है और जो आपका कंक्लूजन होता है, वो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, ये एग्जामिनर को अच्छे से याद रहता है, कॉपी चेकर को याद रहता है। शायद बीच में से वो कुछ पॉइंट भूल भी जाए या इग्नोर भी कर दे। तो इसी वजह से इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के ऊपर आपको स्पेशली काम करना है इसको इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, तो वैसे तो देखा जाए इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन तीनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन होता है। इसको कैसे लिखना चाहिए वो हम अपने जो इस सीरीज का नेक्स्ट वीडियो वहां पर देखेंगे। एक क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर का वो उठाएंगे और उसमें इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन कैसे देना है वो हम देखेंगे। द नेक्स्ट चीज है मैनी बुक्स आर नॉट रिक्वायर्ड। तो इसमें मैं आपको बताऊं, मुझे कुछ स्टूडेंट्स जो हैं ऐसे जो अभी मेंस लिखने जा रहे हैं मेरे, वो कॉल करके पूछते हैं कि उनको क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़ने चाहिए या फिर कौन कौन सी नई बुक्स उनको पढ़नी चाहिए। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप ऑलरेडी अपना सिलेबस कवर कर चुके हैं, एक पर्सनल ही एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मेरा एक फ्रेंड ही है जिसका सोशियोलॉजी टॉपिक है, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसका सोशियोलॉजी। उसका कल ही मेरे पास फोन आया और उसने पूछा कि सोशियोलॉजी के कुछ नोट्स हैं जो कि लास्ट ईयर के टॉपर्स ने दिए, तो क्या मुझे वो नोट्स पढ़ने चाहिए। तो बात वही आती है, देखिए नई नई चीजें आपको नहीं पढ़नी है, आपने जो अपने नोट्स बनाए हुए हैं आपको वही पढ़ना है। उसको भी मैंने ये सजेस्ट किया। इवन जो मेरे स्टूडेंट्स जो आजकल कॉल कर रहे हैं मेंस के लिए कि क्या उनको कौन से इंस्टीट्यूट के नोट्स परचेज करने चाहिए, तो मैं उनको यही कहता हूं कि देखिए बहुत सारे नोट्स के पीछे मत भागिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स की स्टेज आपकी जा चुकी है जहां पर आपको बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत थी। अभी तो आपको ये करना है कि जो जितनी भी नॉलेज आपको है, जितनी भी लिमिटेड नॉलेज आपको है, उसको आप बेस्ट तरीके से एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं। ये एग्जाम उस चीज का है। ये आपकी नॉलेज को चेक करने का एग्जाम नहीं है। नॉलेज आपकी चेक होगी, आपकी एनालिसिस पावर को, अंडरस्टैंडिंग पावर को चेक करने का ये एग्जाम है। और वो कैसे होगा, जितनी भी नॉलेज आपको है ऑलरेडी, आप उसको कितने अच्छे से यूज करते हैं, ये इस एग्जाम के अंदर पता चल जाएगा। तो यहां पे नंबर ऑफ बुक्स ज्यादा पढ़ेंगे तो उससे ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। अगर आप हिस्ट्री के ऊपर 3 बुक्स पढ़ लेंगे, पॉलिटी के ऊपर 5 बुक्स पढ़ लेंगे, तो उससे आपको फायदा नहीं होगा। रादर अगर आप हिस्ट्री के ऊपर जो बुक पढ़ रखी है
उसको रिवाइज करके मल्टीपल टाइम राइटिंग प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, वो आपको सक्सेस दिलाएगी इस एग्जाम के अंदर। तो अभी किसी भी टॉपर के नोट्स के पीछे मत भागिएगा, नई नई चीज़ों के पीछे मत भागिएगा। करंट अफेयर्स ऑफकोर्स आपको नया कवर करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया होता है जो आपको एंड तक कवर करना होता है। लेकिन अदरवाइज अगर आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका ऑप्शनल वो पूरा कवर किया हुआ है, तो अब नई चीज़ों के पीछे मत भागेगा, ये बिल्कुल मत सोचिए। क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि जब भी कोई नई बुक मार्केट में आती है, कोई भी नई टॉपिक्स के नोट्स मार्केट में आते हैं, हमें लगता है कि शायद हम ये खरीद लें तो इसके बाद हमारा एग्जाम हो जाएगा। तो वहाँ पे बिलीव मी, आपका जो ब्रेन है वो ट्रिक्स प्ले करता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जो चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं उसी को ही आप रिवाइज करके जाइए, क्योंकि अभी उतना टाइम भी नहीं है कि आप नई नई चीज़ें लेके पढ़े। उससे क्या होगा, रिवीजन मिस हो जाएगी और राइटिंग प्रैक्टिस जो सबसे ज़रूरी है वो आपकी मिस हो जाएगी। तो ज़्यादा बुक्स नहीं चाहिए आपको, लिमिटेड बुक्स में से आप कैसे अपने आप को बेस्ट तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं वो आपको ध्यान देना है। और एक्सप्रेशन कैसे आएगी, जब आप करते हैं राइटिंग प्रैक्टिस, वही चीज़ हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। शुड यू ज्वाइन द टेस्ट सीरीज? आपको टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहिए। देखिए, पर्सनल डिसीजन है टोटली कि आपको करना है या नहीं करना है, लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस इज समथिंग विच यू कांट मिस। राइटिंग प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज दो अलग अलग चीज़ें हैं। राइटिंग प्रैक्टिस आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है या नहीं करनी वो टोटली आपकी मर्जी है। देखिए, प्रॉब्लम क्या होती है, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो टेस्ट सीरीज बनाते हैं वहाँ पे लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में से, जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स भी काफ़ी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स में एज अ फैकल्टी काम कर रहे हैं, तो उन्होंने ये बताया कि काफ़ी सारी जो टेस्ट सीरीज होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड जो होता है काफ़ी डाउन होता है। और एक तो काफ़ी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट के अंदर मेरे एक फ्रेंड को, जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बट उनका मेंस जो है वो अभी तक क्रैक नहीं हो पाया, वहाँ पर अपॉइंट कर लिया गया था मेंस की कॉपीज़ को चेक करने के लिए। और उसने मुझे ये भी बताया कि उसके अलावा 4 और लोगों को भी सिलेक्ट किया गया है जिन्होंने मेंस का एग्जाम क्रैक नहीं किया है। तो ऐसे ही बुलाकर कॉपीज़ चेक कराई जा रही है जिनका खुद का मेंस का एग्जाम नहीं हुआ है। तो एक अच्छे फीडबैक की जो उम्मीद है वो करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि कम से कम ऐसे लोगों को आपकी कॉपीज चेक करने के लिए रखना चाहिए जिसने खुद कम से कम मेंस का एग्जाम निकाला हो, ताकि एक अच्छा फीडबैक दिया जा सके। बट काफ़ी सारे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स भी ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसे कैंडिडेट्स प्रॉब्ली उनको अवेलेबल नहीं होते हैं और मे बी दे चार्ज हायर अमाउंट ऑफ मनी। तो यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट्स जिन लोगों को अपॉइंट करते हैं उन्होंने खुद ही मेंस का एग्जाम नहीं क्रैक किया होता और वो लोग आपकी कॉपी चेक करके उस पर फीडबैक देते हैं, तो एक अच्छे फीडबैक की उम्मीद नहीं करी जा सकती। तो आप कम से कम ये चीज़ इंश्योर कर लीजिएगा, जिस भी इंस्टीट्यूट में अगर आप टेस्ट सीरीज लिखने चाहते हैं, कि कम से कम वहाँ पर जो भी इंडिविजुअल आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसने मेंस का एग्जाम तो क्रैक किया ही हो, ताकि एक प्रोडक्टिव फीडबैक जो है वो आपको मिल सके। चलिए, नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। देखिए, काफ़ी लंबी लंबी स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, जिसमें एक स्टेटमेंट खत्म होती है और दूसरी शुरू होती है, और फिर उसी से रिलेटेड तीसरी स्टेटमेंट दे रखी होती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करना बहुत जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे 2019 का क्वेश्चन, इट इज आर्ग्यूड दैट, ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मॉडरेट लेवल की डिफिकल्टी है। इट इज आर्ग्यूड दैट स्ट्रेटेजी ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ इज इंटेंडेड टू मीट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्लूसिवनेस। यहाँ रुक जाइए। तो यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि स्ट्रेटेजी ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ जो हमारी है उसका मेन पर्पस क्या है, उसकी मेन इंटेंशन क्या है, ताकि ऑब्जेक्टिव्स जो थे हमारे इंक्लूसिवनेस के वो अचीव करे जा सके, मीट करे जा सके, साथ में ही सस्टेनेबिलिटी के जो ऑब्जेक्टिव्स थे उसको मीट किया जा सके टुगेदर। ठीक है, आपको इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे कमेंट करना है, ये पूछा गया। अब होगा क्या, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, 1 या 2 बार पढ़ने के बाद उसके बाद आपने आंसर करना शुरू किया। आपने इंट्रो लिखा, आपने फर्स्ट पॉइंट लिखा, सेकंड पॉइंट लिखा, थर्ड पॉइंट लिखा। यहां पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जब तीसरा पॉइंट या बीच में है, क्वेश्चन के बीच में है, दोबारा से एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। उसका रीजन ये है कि क्वेश्चन लिखते लिखते कई बार हम अपनी मेन जो हमारा स्टांस होता है उससे डिविएट कर जाते हैं और फिर अननेसेसरी चीजें आंसर में लिखने लगते हैं, और उस अननेसेसरी चीजों को लिखने की वजह से वर्ड लिमिट भी हमारी खत्म हो जाती है और हमारा जो टाइम है वो भी वेस्ट हो जाता है। तो जब आप क्वेश्चन को लिख रहे हैं, स्टार्टिंग में लिखने से पहले आप उसे 2 बार आराम से पढ़िए, समझिए उसको, और लिखते लिखते भी जब आपने लिख लिया कुछ उसका पोर्शन, मान लीजिए आपने 50 वर्ड्स लिख लिए, उसके बाद दोबारा से उसको पढ़िए कि क्या आप सही भी लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे, आपने जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन समझी थी उस हिसाब से आंसर लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप कंटिन्यू करिए, फिर 100 वर्ड्स के बाद दोबारा से उसे देख सकते हैं। देखिए, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 50 वर्ड्स के बाद ही पढ़ना है। जब भी बीच में आपको लगता है क्वेश्चन लिखते लिखते कि मेरे को एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेना चाहिए समझने के लिए कि क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं या नहीं जा रहा, आपको क्वेश्चन को पढ़ लेना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, आप सही डायरेक्शन में जाते 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 डिविएट कर जाएंगे, और वो डिविएशन जो होगा वो एग्जाम में आपके लिए एक डैमेजिंग स्टेप है
वो प्रूव हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जब जैसे ही आप डिविएट करेंगे आपका जो एग्जामिनर होगा वो समझ जाएगा कि अब जो आप हैं टॉपिक से दूर हो चुके हैं और आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं देगा। तो बीच में क्वेश्चंस को आप पढ़ सकते हैं दोबारा, ताकि ये इंश्योर कर सके कि आप जो एक लाइन पे आप क्वेश्चन लिख रहे हैं वो आप उसी लाइन पे ही रहें, कहीं इधर उधर भटके ना। इसके लिए आपको मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए। स्टार्टिंग में 2 बार पढ़िए, बीच में भी चाहे तो पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चीज समझते हैं जो जरूरी है आपके लिए काफी, राइट समथिंग। नाउ व्हाट इज दिस? देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो गए और मेंस देने ही नहीं जाते तो क्या होगा? मेंस देने ही नहीं जाएंगे तो आपकी पूरी जो आंसर शीट जो आपको मिलती है अगर आप देने जाते वो ब्लैंक होगी, ठीक है। और ब्लैंक होगी तो मार्क्स कितने होंगे? 0 होंगे, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्रेरी आपकी तैयारी नहीं है, लेकिन आपने ये ऑप्शन चूज नहीं किया कि मैं देने ही नहीं जाऊंगा एग्जाम, क्योंकि आप देने ही नहीं जाएंगे तो वैसे ही फेल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि आपकी तैयारी नहीं है फिर भी हिम्मत करके आप मेंस को देने चले गए। यहां पे कम से कम 1% चांस तो है कि आपका एग्जाम हो जाएगा, चाहे मान लीजिए 0.1% चांस तो है कि आपका एग्जाम हो जाएगा। तो जब आप अपीयर करते हैं वहीं पे ही आपकी प्रोबेबिलिटी उस एग्जाम को पास करने की बन जाती है। वही चीज आपको आंसर राइटिंग में भी फॉलो करनी है। काफी सारे लोग ये कहते हैं कि अगर आपको आंसर नहीं आता है तो आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। देखिए अगर आप आंसर क्वेश्चन दिया होता है, इसमें क्वेश्चन आपकी आंसर शीट जो होती है वो क्वेश्चन कम आंसर शीट होती है, तो क्वेश्चन तो उसमें दिया हुआ है और नीचे आपको स्पेस दिया हुआ है लिखने के लिए। अगर आप यहाँ कुछ लिखेंगे ही नहीं तो आपके मार्क्स इस क्वेश्चन में कितने होंगे? 0। लेकिन मान लीजिए उस क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ भी नहीं आता है, लेकिन रिमोटली कुछ चीज आपको लिखनी पड़ जाए, आपको लगता है कि शायद एक पॉइंट जो है वो इस क्वेश्चन से रिलेट करता है और वो आप 2 या 3 लाइनों में एक पॉइंट लिख देते हैं, तो कम से कम हो सकता है आधा मार्क तो आपको मिल जाएगा, या हो सकता है 1 मार्क भी मिल जाए अगर एग्जामिनर अच्छे मूड में है तो, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत से लोग जो ये सजेस्ट करते हैं कि कुछ नहीं लिखना चाहिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, बाकी तो आपकी मर्जी, आप चाहें तो ये भी फॉलो कर सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट कि ये फॉलो करने की बजाय आप ये फॉलो करिएगा। जब मैंने अपना एग्जाम दिया था एक भी क्वेश्चन उसमें नहीं छोड़ा था। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जिसके आंसर मुझे आते थे तो वो मैंने लिख दिए थे, जिसके क्वेश्चन के आंसर मुझे अच्छे से नहीं भी आते थे मैंने कोशिश करी थी कि वहां पर भी कुछ ना कुछ लिख दिया जाए, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी ही ऐसी होती है कि कैंडिडेट अगर सीरियसली तैयारी कर रहा है ऐसा कोई क्वेश्चन होता ही नहीं है कि उसके बारे में उसको रिमोटली भी कुछ नहीं पता हो। कुछ ना कुछ चीज रिमोटली, कोई दूर भूला बिसरा कोई ना कोई एक फैक्ट तो आपको उसके बारे में पता होता ही है। नहीं तो कॉमन सेंस से आप उतना तो लिख ही सकते हो कि आप 2 या 4 लाइनें उसके अंदर लिख दो, 1 या 2 पॉइंट्स उसके अंदर लिख दो। तो यहां पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि खाली अपना आंसर छोड़ने से अच्छा आप 1 या 2 लाइनें जो भी आप उसके बारे में जानते हैं वो लिख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको ऐसे आधा आधा मार्क्स भी आप इकट्ठे कर लेते हैं ना तो मेरिट के अंदर आने में ये 4-5 मार्क्स या 10-12 मार्क्स जो भी होंगे आपके काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद भी 4-5 मार्क्स जो होते हैं काफी ज्यादा होते हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे और जिसका मेरे से 1 मार्क्स ज्यादा था उसके और मेरे रैंक के बीच में 50 रैंक का डिफरेंस था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे काफी सारे ऐसे रैंक होंगे जिनके मार्क्स सेम होंगे। मान लीजिए किसी के 750 मार्क्स है, 750 मार्क्स के काफी सारे रैंक के लोग होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आधे आधे मार्क्स से, एक एक मार्क्स से 30-30, 40-40 रैंक का डिफरेंस आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, आपको आधे आधे मार्क के लिए भी लड़ाई करनी है वहां पे, तो क्वेश्चन को खाली मत छोड़िएगा, ठीक है। अब बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि आप अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ 1 या 2 पॉइंट लिखते हैं लेकिन वो अच्छे से रिलेटेड नहीं है उस क्वेश्चन से, तो एग्जामिनर को गुस्सा आ सकता है और वो आपके बाकी के क्वेश्चंस के अंदर वो आपको कम मार्क्स देगा। देखिए आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए। जब आप एग्जाम देते हैं, एग्जाम से पहले ऐसा तो नहीं है कि आपकी फर्स्ट कॉपी होगी जो एग्जामिनर चेक करने वाला है, आपसे पहले वाले कैंडिडेट की कॉपी उसने चेक करी और उससे पहले भी 10 कैंडिडेट की कॉपी चेक करी होगी। मान लीजिए कि आपसे पहले वाला जो कैंडिडेट है जिसकी कॉपी चेक करी गई है उसने काफी सारे क्वेश्चन में ऐसे आंसर लिखे हैं जो कि अनरिलेटेड है, ठीक है। उसको 1 या 2 पॉइंट बता दे और उसके बेसिस पे उसने आंसर लिखे, तो एग्जामिनर का मूड खराब होना होगा तो आपसे पहले वाली कॉपी से भी हो सकता है और वो इफेक्ट रोल ओवर होके आपकी कॉपी पे आ सकता है। तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आपके ही गलत लिखने से या आपके ही रिमोट आंसर या फिर ऐसा आंसर लिखने से जिसका ज्यादा तुक नहीं बन रहा है एग्जामिनर को गुस्सा आएगा। अगर गुस्सा आना है तो आपको पिछले वाली कॉपी जो आपसे पहले वाला कैंडिडेट है उसकी कॉपी से भी आ सकता है। तो इन सब चीजों में पढ़ने की बजाय आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने क्वेश्चन पेपर पे ध्यान देके जिन जिन क्वेश्चन के आंसर आते हैं पहले उसके आंसर्स लिखने चाहिए। मान लीजिए 25 क्वेश्चन है, 25 में से 15 के आंसर आपको आते हैं, आप वो लिखिए। 5 के आंसर ऐसे हैं जो कि मॉडरेटली आपको आते हैं, वो भी आप लिखिए। अब 5 क्वेश्चन ऐसे बचे जिसके आंसर आपको ज्यादा नहीं आते। देखिए सबसे पहले तो आपने उन क्वेश्चंस को टाइम दिया जो आपको अच्छे से आते थे। अब 5 क्वेश्चन जो ऐसे हैं जिसको आपको अच्छे से नहीं पता है उसके लिए आपने टाइम ज्यादा रखा नहीं, क्योंकि मेन आपने टाइम किसको एलोकेट किया, जो आपके बेस्ट आंसर्स थे। तो इनको टाइम भी ज्यादा देने की जरूरत नहीं और ज्यादा इसमें आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा, तो ये कम टाइम में हो भी जाएंगे। अब आप इनकी तरफ फोकस कर सकते हैं और इनको 2 या 4 लाइन में, 5 लाइन में एक डायग्राम बना के इसे कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन खाली छोड़ेंगे तो 0 मार्क्स वैसे ही मिलेंगे उस क्वेश्चन के आंसर के अंदर, लेकिन 2 या 4 लाइन लिख देंगे तो आपको आंसर में आधा मार्क या 1 मार्क मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। मैं आपको एक अपने पीजी
एक्सपीरियंस के बारे में बताता हूँ, कॉलेज के बारे में। तो वहाँ पर हमारे जो प्रोफेसर्स होते थे वो कुछ स्टूडेंट्स को इस तरीके से बताते थे कि देखिए आप एग्जाम में आते हैं, इंटरनल एग्जाम की बात कर रहा हूँ, और वहाँ पे आप क्वेश्चन के नीचे कुछ भी नहीं लिखते हैं, तो हमारे लिए भी मार्क्स देना मुश्किल हो जाता है आपको पास करने के लिए। तो कम से कम आप कुछ तो लिखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कॉलेज का एग्जाम है, बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कॉलेज के एग्जाम में ये चीज़ काम करती हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो माइंडसेट होता है एक प्रोफेसर का, एक आंसर चेकर का, वो सेम ही होता है। तो यहाँ पे अगर वो आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं देगा तो आधा मार्क तो दे ही देगा कुछ ना कुछ लिखने का। तो आप उस आधे मार्क को क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि आधा आधा मार्क करते हुए एक पेपर में अगर आप 5 क्वेश्चन लिखते हैं तो 2.5 मार्क्स तो उन 5 क्वेश्चन में आ ही गए। और इस तरीके से GS 1 2 3 4 और आपके ऑप्शनल पेपर भी होते हैं, 6 पेपर मिला के ये आपके जो मार्क्स कितने हो जाएंगे? 15 मार्क्स। और बिलीव मी, जब आप मेंस का पेपर देके आएंगे, आप अपनी मेरिट लिस्ट देखेंगे, 15 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं ये चीज़ डिसाइड करने के लिए कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में होगा या नहीं होगा। और मेरिट लिस्ट में होने के बाद भी आपको सर्विस कौन सी मिलेगी, और वो भी उसके बाद भी आपको कैडर कौन सा मिलेगा। यहाँ पे लड़ाई आधे आधे नंबर के लिए, एक एक नंबर के लिए होती है। 15 नंबर तो फिर भी बहुत ज़्यादा है। तो कोशिश करिए, जो चीज़ें मैंने आपको बताई, अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको ये हेल्प करेंगी तो इसे फॉलो करिएगा, अदरवाइज यू कैन इग्नोर देम। ये सारी चीज़ें मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस से बताई थी, जो कहीं ना कहीं जब मैं मेंस लिख रहा था उन एग्जाम्स में मैंने अप्लाई करी और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेंस को पास किया। तो कोशिश करिए इन चीज़ों को अप्लाई करने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम मेंस के कंसर्निंग कुछ और चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। थैंक्स वंस अगेन, गुड बाय।